नेक्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी में ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कॉन्टिनेंट्स हमारे हैं, एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये कॉन्टिनेंट किस तरीके से आए, या एक तरफ ऐसे कह सकते हो कि यू नो दैट अर्थ में 70% के ऊपर वाटर है, बाद में 30 से थोड़ा सा बिलो लैंड है। तो वो जो लैंड के जो टुकड़े हैं, वो टुकड़े और पानी है, ओशियंस हैं, वो जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ, किस तरीके से स्ट्रक्चर उसका बना। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो कॉन्टिनेंट का मतलब बड़े बड़े लैंड होते हैं जो, और फिर चारों तरफ से समुद्र से वो घिरे हुए हैं, तो ये होता है कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन being fundamentals relief feature of globe are considered as relief features of the first order. It is therefore desirable to inquire into the mode of possible origin and evolution. तो उसका evolution कैसे हुआ, उसका origin क्या था, कॉन्टिनेंट और ओशन कैसे आया। Different views, concept, hypotheses and theories regarding the origin of the continent and basins have been forth by the scientists from time to time. तो टाइम टू टाइम अलग अलग थ्योरीज आई, हाइपोथेसिस आई, कॉन्सेप्ट आए लॉजिकल वे में, और उसको फिर एवोल्यूशन हुआ, उन थ्योरीज़ का भी एवोल्यूशन हुआ, जो थ्योरीज और जो हाइपोथेसिस थी। सो बिफोर एग्जामिनिंग these views about their origin, we should know the characteristic features of the distributional pattern and arrangement of the continent and ocean basin as seen at present. About 70.8% of the total surface area of globe is represented by ocean. ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था 70% से थोड़ा सा अबव oceans हैं, where remaining 29.2% is represented by the continents. Even the distribution of different continents and ocean in both the hemisphere is not uniform. तो यूनिफॉर्म तो है ही नहीं। हमें पता है कि अगर हम हेमीस्फेयर की बात करें, जैसे कि अर्थ स्फेयर है, तो वो हेमीस्फेयर मतलब हाफ और हाफ, तो इस तरीके से तो बटा नहीं है। कॉन्टिनेंट कैसा भी कहाँ पर भी है, कॉन्टिनेंट कैसा भी कहाँ पर भी है, तो कोई यूनिफॉर्म नहीं है। तो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन में बी हाईलाइटेड। क्या फीचर्स हैं? देयर इज ओवरवेलमिंग डोमिनेंस ऑफ लैंड एरियाज इन नदर्न हेमीस्फेयर। नदर्न हेमीस्फेयर में लैंड एरिया ज़्यादा है। हाँ, ये तो पता है भाई हमें कि अगर हम अर्थ की बात करें और ये हेमीस्फेयर हुआ हाफ हाफ, तो यहाँ साइड में नदर्न साइड में लैंड एरिया ज़्यादा है, और सदर्न एरिया में ये ज़्यादा है, ओशन ज़्यादा है, जैसे कि अटलांटिक हुआ, इंडियन ओशन हुआ, बे ऑफ बंगाल हुआ, अरेबियन सी हुआ, ये सदर्न पार्ट ऑफ अर्थ में आएंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी है सदर्न में, और नॉर्थ में लैंड ज़्यादा है। तो ये फीचर्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है कॉन्टिनेंट एंड वाटर का, ओशियन का। So more than 75% of the total land area globe is situated to the north of the equator। ठीक है ना। तो नॉर्थ में 75% है, साउथ में बहुत ही कम है। जैसे थोड़ा बहुत अफ्रीका का पार्ट आएगा, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का पार्ट आएगा, नॉर्थ में 75 के ऊपर है। Contrary to this, water bodies dominate in southern hemisphere. If we divide the globe into such hemisphere where the North Pole is stand located in English Channel and South Pole near New Zealand, then the northern hemisphere would have land hemisphere while the southern hemisphere as water hemisphere। तो northern को हम land hemisphere कह सकते हैं और साउथ पार्ट को वाटर हेमिस्फेयर कह सकते हैं, बिकॉज साउथ में बहुत ज़्यादा वाटर है, 75 के ऊपर है।
Thus, the land hemisphere would represent 80% of the total land area of globe, while the water hemisphere would carry 90.6% total oceanic areas of the globe. तो हेमिस्फेयर में अगर हम ऊपर की बात करेंगे तो 83% तो टोटल लैंड हो रहा है पूरे ग्लोब का, और इधर वाटर के लिए 90.2 खाली वाटर ही वाटर हो रहा है। समझो कहना क्या चाह रहे हैं, देखो जैसे कि पूरा है ना हेमिस्फेयर है, इसमें 83 के ऊपर है ना, अगर हेमिस्फेयर से कंपेयर करें तो हेमिस्फेयर में 83 के ऊपर लैंड है ऊपरी पार्ट में, और थोड़ा बहुत फिर पानी है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सी है ना, थोड़े थोड़े ओशियन या सी थोड़े बहुत हैं ही, ठीक है, इंग्लिश चैनल है, थोड़ा बहुत सी है, लेकिन 83% क्या है, लैंड है। ओवरऑल पूरे उसकी बात करें अर्थ की तो 75% को 70.2 वाटर है, वो एक अलग बात होगी पूरे अर्थ की बात करें, ठीक है। लेकिन अगर हेमिस्फेयर में बात करें तो हेमिस्फेयर में 83% ऊपर लैंड है, और नीचे नदन में नीचे साउथ में 96 पॉइंट क्या है, 90.6% ओशनिक एरिया है, मतलब सदर्न में थोड़ी बहुत लैंड है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत लैंड है। तो न्यूजीलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, थोड़ी बहुत लैंड एरिया मिलेगा, 90% के ऊपर लेकिन क्या है, वाटर है। सो कॉन्टिनेंट्स आर अरेंज इन रफली ट्रायंगुलर शेप, रफली ट्रायंगुलर शेप। जैसे कि अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका भी कुछ इस तरीके से है ना। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका भी कुछ इस तरीके से है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी कुछ इसी तरीके से है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भी कुछ, ऑस्ट्रेलिया भी है रफली ट्रायंगुलर, रफली रफली हुआ ना एक तरीके से, ऐसे 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 करके हो रहा है ना, काइंड ऑफ। तो कॉन्टिनेंट ज़्यादातर इसी तरीके से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैव देयर बेसिस that is roughly triangle in the north while their apices are pointed toward the south. मोस्टली जो उसका जो पॉइंटिंग है ना वो साउथ की तरफ है, ठीक है ना। जैसे कि अफ्रीका का हुआ साउथ की तरफ है उसका जो पॉइंट है, ठीक है। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो भी इसका पॉइंटिंग है वो साउथ की तरफ है। तो ये फीचर्स हम लोग समझ रहे हैं कॉन्टिनेंट के। इफ वी टेक नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका टुगेदर दे रिप्रेजेंटेड इक्विबाइलेटरल ट्राइंगल, the base of which would be along the Arctic Sea, while the apex would be represented by Cape Horn. If we take these two continents separately, again they form two separate triangles. Similarly, Eurasia also assumed the form of triangle, the base which is along Arctic Sea, while apex is nearly near East Indies. तो अगर हम यूरेशिया की बात करें तो ऊपरी जो पार्ट है वो बेस एरिया कहलाएगा, और थोड़ा इस तरीके से शेप आएगा। द बेस अफ्रीकन ट्रायंगल टुवर्ड द नॉर्थ वाइल अपेक्स इज केप ऑफ गुड होप नीचे। साउथ में ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका आर द एक्सेप्शन। ऑस्ट्रेलिया का एक्सेप्शन कह सकते हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे तो वो इसी टाइप का ही शेप बनता है ऑस्ट्रेलिया का भी। रफली द ओशियंस, अच्छा अंटार्कटिका तो जो शेप है वो भी वो थोड़ा सा अलग कह सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पोल में है ऊपर नीचे। रफली द ओशियंस आर ऑल्सो ट्रायंगुलर इन शेप, ओशियन भी रफली ट्रायंगुलर है, contrary to the continent, the bases of ocean are in south while their apices are in north, ठीक है। जो बेस इसमें जो बेस है ओशियन में उल्टा है, मतलब साउथ में बेस है और ट्रायंगुलर शेप ऊपर की तरफ है, कुछ इस तरीके से कह सकते हो। बेस साउथ की तरफ है, कुछ इस तरीके से कह सकते हो।
The base of Atlantic Ocean extend between Cape Horn and Cape of Good Hope. जो अटलांटिक ओशियन है वो इधर है, जैसे कि ये अफ्रीका हुआ, इधर नॉर्थ और साउथ अमेरिका हुआ, तो ये पूरा अटलांटिक ओशियन कहलाएगा। फिर अटलांटिक के ऊपर इंडियन ओशियन है। सो वाइल इट्स एपेक्स इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनलैंड, ऊपर की तरफ है बिल्कुल, उसका एपेक्स ग्रीनलैंड इधर है। मैप भाई, मैप सामने रख के पढ़ा करो, अगर तुम्हें उतना याद नहीं है तो। ये यूरोप के बाजू में ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो इधर पूरा अटलांटिक ओशन आता है, उसके बाजू में पैसिफिक ओशन, अमेरिका की वो साइड से पैसिफिक ओशन हो जाता है। द एपेक्स ऑफ द पैसिफिक ओशन इज नियर ऑलियूटियन आइलैंड वाइल इट्स बेस लाइज इन द साउथ। तो यही चीज़ पैसिफिक का भी है, पैसिफिक है ना। इसे देखो, तुम्हारा क्या ही मैप बना रहे हैं भाई। ये तुम्हारा साउथ अमेरिका है, फिर ये तुम्हारा ऊपर जाओ नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पे पैसिफिक है। पैसिफिक ओशियन कुछ इस तरीके से पॉइंट कर रहा है, बेस नीचे है। मैप लेके पढ़ा करो, मैप लेके पढ़ा करो। And the North Pole is surrounded by oceanic water, while South Pole is surrounded by land area, that is Antarctic continent. देखो ऊपर जो है वो आर्कटिक बोलते हैं उसे, नॉर्थ पोल में आर्कटिक, और जो साउथ पोल उसे अंटार्कटिका बोलते हैं, अंटार्कटिक कह सकते हो। अंटार्कटिक ओशन है और बिल्कुल साउथ पोल में लैंड एरिया है, अंटार्कटिका बोलते हैं इसे। और लेकिन जो नॉर्थ पोल है वो लैंड एरिया नहीं है, ओशन है वहाँ नॉर्थ में। देयर इज़ ओशन है, ग्लेशियर हैं बड़े बड़े। देयर इज़ एंटीपोडल अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। ओनली 44.6% ocean are situated opposite to oceans, and 1.4% of total land area of the globe is opposite to the land area. तो जो लैंड एरिया के अपोजिट लैंड एरिया उतना नहीं है जितना कि ओशियंस के अपोजिट ओशियंस हैं, ओशन के बाजू में ओशियंस, क्योंकि ओशन ओवरऑल ज़्यादा ही है। मोर देन 95% टोटल लैंड एरिया सिचुएटेड ड्रामेटिकली अपोजिट टू वाटर बॉडीज़। तो ये एक है कि जैसे वाटर 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 है, फिर यहाँ पे पूरा लैंड 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 ऐसे, तो ये एक है। देयर आर ओनली 2 केसेस एक्सेप्शन टू दिस जनरल rule. Patagonia is situated dramatically opposite the part of North China, and New Zealand is situated opposite to Portugal and Spain. The Great Pacific Ocean Basin occupies almost 1/3 of entire surface area of globe. ठीक है, जो पैसिफिक ओशन है वो सरफेस एरिया, ग्लोब का सरफेस एरिया का 1/3 से कवर अप पैसिफिक, ग्रेट पैसिफिक ओशन करे ले रहा है, इतना बड़ा ये ओशन है। So the validity and the authenticity of any hypothesis or theory dealing with the origin and evaluating of the continents and the ocean basin would be determined in the light of aforesaid characteristic of the distributional pattern of continent and ocean basin. The presence of the Great Pacific Ocean basin and island are arcs and festoon of Pacific Ocean is teething problem before scientists who venture in the serious field of the postulation of the relevant theory of the origin of the continent and the ocean basin. Keeping the above fact in mind, Lowthian Green postulated the tetrahedral hypothesis to explain the intricate problem of origin of the continents
एंड ओशियन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न। तो इन्होंने बताया कुछ हाइपोथेसिस। Besides Lord Kelvin ने Solasla VTC have also attempted to explain the origin of continents and ocean basin, but their views are not discussed here because they are based and discarded and obsolete argument। मतलब उनके आर्गूमेंट को कैंसिल कर दिया, नहीं उतने वेरीफाइड थे। ओशन बेसिन हैव फेडेड अवे द पोस्टुलेशन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई ना तो उनके जो थ्योरीज और ये थे वो सब फेल हो गए। विल रिमाइन हेयर ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ लॉथियन ग्रीन, F.B. टेलर एंड A.G. वैगनर एंड ऑफ कोर्स प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत ज़रूरी है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली अबाउट दी कॉन्टिनेंट्स। हमें पता है कि कॉन्टिनेंट धीरे धीरे हज़ारों साल में चेंज हो जाते हैं। अभी ये भी थ्योरी आ रही है कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें से एक, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है एक टुकड़ा धीरे धीरे अलग हो रहा है उससे। यहाँ से एक टुकड़ा अलग हो रहा है, अलग होके वो इंडिया के पास आके चिपक जाएगा। हज़ारों साल में ऐसा होगा, लेकिन दरार पड़ना स्टार्ट हो गई है। यूट्यूब में आप देखना चौड़ी दरार पड़ रही है इसे। तो चलो थ्योरीज या हाइपोथेसिस स्टार्ट करते हैं। A few scientists have attempted to solve the problem of origin of the continent and ocean basin of the basis of fundamental principle of geometry. The pentagonal dodecahedral hypothesis, dodeca is a Greek word which means 12, of LED Beaumont is considered to be first attempted in the field, but the tetrahedral hypothesis of Lothian green is most significant of all hypotheses based on geometric principle। geometric principle के बेस में जो टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस दिया लॉथियन ग्रीन ने वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। एंड अट्रैक्टिव हाइपोथेसिस which has enjoyed a considerable work was initiated by Lothian Green in 1875। His hypothesis is based on the characteristic of tetrahedron which is solid body having 4 equal planes। तो इन्होंने क्या बताया, टेट्राहेड्रल में क्या बताया गया है कि his hypothesis is based on the characteristic of tetrahedron which is solid body having 4 equal plane surface each of which an equilateral triangle। तो 4 पार्ट को इक्विलेटर ट्रायंगल में बांट दिया, 4 बॉडी को, ठीक है। सो लॉरेंस ग्रीन पोस्टुलेटेड मतलब उसने जो बताया, थ्योरी दी, पोस्टुलेट बोलते लॉ उसका। हिज हाइपोथेसिस आफ्टर कंसिडरिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ लैंड and water over the globe, bearing a few drawbacks and defects, tetrahedral hypothesis successfully explain the following characteristic of continental ocean basin। तो क्या टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस थी? देखो देखो डोमिनेंस ऑफ लैंड एरियाज इन द नदर्न हेमिस्फेयर एंड वाटर एरिया इन सदर्न हेमिस्फेयर। एक तो लैंड एरिया नदर्न में ज़्यादा क्यों है, वाटर सदर्न साउथ में ज़्यादा क्यों है, ये बताया। ट्रायंगुलर शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, ट्रायंगुलर शेप में क्यों है। सिचुएशन ऑफ कंटिन्यूस रिंग ऑफ लैंड अराउंड द नॉर्थ पोल सी एंड लोकेशनल ऑफ साउथ पोल इन लैंड एरिया, कि वहाँ पर साउथ नॉर्थ में तो एशियन वाटर है लेकिन साउथ में लैंड एरिया है रिंग टाइप में। सो सिचुएशनल कंटिन्यूस रिंग ऑफ लैंड अराउंड नॉर्थ पोलर सी एंड लोकेशन ऑफ साउथ पोल इन लैंड एरिया दैट इज अंटार्कटिका सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल साइड। अगर आप साउथ पोल देखोगे नीचे से तो ये पूरा तुम्हारा क्या है, अंटार्कटिका। साउथ पोल में नीचे जाके दिखा रहा ग्लोब, बाकी ये वाटर है, चारों वाटर है। और नॉर्थ पोल में उल्टा है, नॉर्थ पोल में ऐसे देखोगे तो ये वाटर है और ये सब लैंड एरिया है, लैंड एरिया है, तो वो रिंग ऐसा बनाता है। फिर क्या बताया है कि लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ
एक्सटेंट ऑफ द पैसिफिक ओशन कवरिंग वन थर्ड एरिया ऑफ ग्लोब। पैसिफिक ओशन वन थर्ड खाली पैसिफिक ओशन ही कवर कर रहा है। लोकेशन ऑफ चेन ऑफ फोल्डेड माउंटेन अराउंड द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन फोल्डेड फाउंड मोल्डेड माउंटेन्स हैं, उसके बारे में इस हाइपोथेसिस में बताया गया है। सो द हाइपोथेसिस लॉदियन ग्रीन propounded in the year 1875 in the based on the common characteristic of a tetrahedron. He based hypothesis on the following two basic principle of geometry. किस बेस पर है इसकी ज्योमेट्री? A sphere is that body which contains the largest volume with respect to surface area. हमें पता है कि स्फेयर एक ऐसा है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेगा विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। ठीक है सर, एक सरफेस एरिया उसको अलग अलग शेप दे रहे हो, स्फेयर मतलब 3D शेप दे रहे हो। एक सरफेस एरिया को क्यूब बना रहे हो, क्यूबाइड बना रहे हो, कोन बना रहे हो, स्फेयर बना रहे हो, तो स्फेयर में सबसे ज़्यादा तुम्हारा एरिया निकलेगा। ए टेट्राहेड्रॉन इज बॉडी विच कंटेन्स द लीस्ट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। टेट्राहेड्रॉन में उसका उल्टा होता है, उसका शेप देख लेना कि उसमें सरफेस एरिया सबसे कम निकलता है टेट्राहेड्रॉन में। ए टेट्राहेड्रॉन इज आफ्टर मैनी experiment Lothian Green opined that spheres